हेलो फ्रेंड्स, आईक्यू ज्ञान में स्वागत है आपका। तो आज जो है हम आपका आगे का चैप्टर देखेंगे। जो ये आपका 9 चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, 11th क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हम देख रहे हैं। तो इस 9 चैप्टर आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत सारे अलग अलग आप देखेंगे इन्वायरमेंट का टॉपिक भी। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपको काफी टर्म्स आपको काफी बार सुनने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें जो हम समझने वाली बातें इसमें वो है, पहला तो कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसको ब्रॉड वे में हम देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि इन्वायरमेंट जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर जो उसमें निगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है ह्यूमन इंड्यूस्ड लोगों के कारण, हमारे एक्टिविटीज के कारण, उसका क्या इफेक्ट है इकोनॉमिक में। बेसिकली हम देखेंगे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। और रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स डिप्लेशन आप समझ सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है, चाहे वो जंगल हो, एक रिसोर्स है आपका, जमीन जो मिट्टी जो है वो एक रिसोर्स है हमारा, वो आपको जो माइंस है, जो मिनरल्स हम लेते हैं, खनिज संपदा जो है वो एक रिसोर्सेज है। तो वो सारे रिसोर्सेज का जो कम हो रहा है, हम देखते हैं खत्म हो रहा है बहुत जगह, तो उसका क्या इफेक्ट है, उसके क्या कारण क्या है, और साथ साथ उसका इफेक्ट क्या है इकोनॉमी पे और इन्वायरमेंट पे एक तरह से। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज इंडिया के पास अभी है, क्या क्या इंडिया को, तो क्या क्या इन्वायरमेंट से लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं इंडिया के सामने में, क्या क्या चैलेंजेस है, और साथ साथ इन इश्यूज क्या क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं सतत विकास, सतत विकास, इसके क्या रिलेशन है इसका इन्वायरमेंटल इश्यूज से, क्या इसको इफेक्ट है। तो ये सारा हम देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप कर सकते हैं इस चैप्टर के बेसिस पर। तो आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। नीचे भी यहाँ सब्सक्राइब लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं शुरू में। पहला तो क्या है, हम इसमें देखेंगे कि हम इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, आर्थिक विकास के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तरह से, तो क्या है जो इन्वायरमेंट है, तो जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, उसका क्या रोल है इसमें। तो पहले हम आते हैं डिफिनेशन, डिफाइन करना हमें जरूरी है, उसको क्या होता है क्या इन्वायरमेंट। तो बेसिकली टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस है, टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज है इन्वायरमेंट जो बाहर हम देखते हैं, चाहे वो खेत हो, जमीन हो, बारिश हो, मिट्टी हो, जीव जंतु हो, ये सारे जो है आपका एक तरह से इन्वायरमेंट हम इसको कर सकते हैं। इसमें सारे आ जाते हैं बायोटिक। बायोटिक मतलब हो गया जो जीवित वस्तु है, जैसे कि हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, आपका फॉरेस्ट जंगल हो गया। जंगल भी है ना, पौधों का एक समूह कर सकते हैं आप। फिशरीज के ना आपका ये समुद्र में जो और नदियों में जो रहते हैं जीव जंतु वो हो गए। और साथ ही साथ ए बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक हो गए जो निर्जीव एक तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गई, जमीन हो गए। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो है इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट में दोनों पार्ट है, और इन्वायरमेंट हम उसे ही कहते हैं जो हम अगर साइंस से देखें, साइंटिफिक डिफिनेशन देखें, तो बेसिकली इसका इंटर रिलेशनशिप आपको जो पढ़ते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो एबायोटिक जो निर्जीव और सजीव आप कह सकते हैं चीजें जो है हमारे आसपास सामने में, वो उनका जो क्या इंटरेक्शन रहता है, कैसे एक दूसरे को वो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम देखते हैं इन्वायरमेंट में। अब हम आते आगे हमें काम क्या, इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या होता है, इन्वायरमेंट का क्यों हम इसको पर्यावरण को पढ़ते हैं, इतना जोर देते हैं इस पर। तो ज्यादातर 4 बड़े फंक्शन है, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हम कर सकते हैं इसमें। पहला है रिसोर्स, ये देता है रिसोर्सेज आपका, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज हो, या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज भी है, वो हम क्या करते हैं, पहले हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो जो है आपका पर्यावरण नहीं देता हमें। तो रॉ मटेरियल जैसे मतलब इंडस्ट्री में आपको ना कोई भी ना फैक्ट्री है, कोई भी ना उद्योग है, उसमें जो है आपका ये कच्चा माल जो आता है वो बेसिकली बहुत आप देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट से ही आता है। जैसे कोई भी रिन्यूएबल हो रिसोर्सेज हो या नॉन रिन्यूएबल। तब ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है भाई, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया आपका अक्षय, मतलब कि जिसको हम फिर से हम उगा सकते हैं, फिर से वो आ जाएगा। तो अक्षय रिसोर्सेज जो हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो ऐसा होता है कि जैसे कि हम फिर से वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता है, डिप्लीट नहीं होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारी ट्रीज है, जंगल में जो पेड़ है, नदियों में जो
समुद्र में जो मछलियां हैं, लेकिन ये भी एक लिमिट है। कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर हम देखें तो लिमिट है। अगर जंगलों को आप काटते चले जाएंगे तो उसका उगने में उसको टाइम लगेगा, साथ ही साथ उसको आपको वैसी जमीन देनी होगी, वैसा इन्वायरमेंट देना होगा। तो ये जरूरत नहीं, ऐसे हाँ कुछ चीजें हैं जैसे सनलाइट आपका हो गया, ये जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये कभी खत्म नहीं होगा। आपका एयर हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गई, विंड हो गया आपका, तो ये सारी चीजें जो है रिन्यूएबल में आती है। नॉन रिन्यूएबल जो होता है अननवीनीकरण, जो हम कहते हैं करणीय, मतलब कि वो ऐसे संसाधन जो कि खत्म हो जाएंगे अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे। एक हर रिसोर्स का जो है टाइम होता है, लाइफ टाइम कर सकते हैं आप, जिसके बाद वो पुनः जो है बन जाता है और आ जाता है। तो जितना हम उसको हम ज्यादा अगर यूज करेंगे तो वो क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और वैसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं अनवीनीकरण, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, संसाधन। जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, जिसको हम कोल आप कहा जाता है, कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, क्रूड ऑयल, ये जो हम जमीन के अंदर से जैसे कि खोद के खनिज जो हम लेते हैं, इसका एक इनको बनने में 100-200 साल लगते हैं, काफी 500 साल लगते हैं। तो उतने साल अगर हम अपना देखें कितने जल्दी हम निकाल रहे हैं उसको, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको, तो उतना उतनी जल्दी वो बनेगा नहीं। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको बनने में सालों साल लगे हैं, 500-600 साल लगे हैं। तो उतने साल के बाद एक आपका कुछ कोल आपका बनेगा, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं वो उसका ज्यादा है। इसलिए जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में उसको रखा जाता है। इट एसिमिलेट्स, उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है आपका एनवायरनमेंट का, इट एसिमिलेट्स वेस्ट। तो वेस्ट जो है, तो अपने आप में जो पर्यावरण है, वो जब हम वेस्ट छोड़ते हैं, जो कचरा जो होता है, जैसे आप कर सकते हैं, चाहे वो उद्योग का कचरा हो, घरों का कचरा हो, बाकी कुछ हो, वो सारा जो इन्वायरमेंट अपने में समा लेता है, मिला लेता है। तो ये भी इन्वायरमेंट का फंक्शन है, ताकि मिला लेता है, उससे कचरा जो अंदर चला जाता है, उससे फिर बहुत सारी चीजें जो है अंदर में वो मैन्योर टाइप का बन जाता है, या फिर कुछ इन्वायरमेंट में वो मिल जाता है, घुल मिल जाता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये इन्वायरमेंट का काम है। इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो जैसे हम लोग हैं, हमें जो इन्वायरमेंट के कारण ही हम जिंदा है यहाँ पर, लाइफ को हमें जो चाहिए, हमें वो चीज सारी चीजें देती है इन पर्यावरण। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जैसे कि हम देखते हैं बाहर में अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, अलग तरह के लोग जो है डिपेंडेंट है दूसरे पर। एक है ना फूड साइकिल, फूड चेन अगर आप देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्लांट को खाता है, फिर उसको और खाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीजें पर्यावरण ही हमें देता है। एंड प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। तो एस्थेटिक क्या होगा, सौंदर्य रूप जो सर्विसेज है, सीनरी हम देखते हैं, बहुत जगह घूमने जाते हैं, ये सारा पर्यावरण का ही देन है। तो ये सारे जो चार बड़े बड़े इसके काम है पर्यावरण के। तो लेकिन ये जो पर्यावरण सबको तभी कर सकता है जबकि उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, उसके जो नॉर्मल उसका साइकिल है वो बना रहे, वो उसके अपने कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके अंदर वो काम करे। कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसका एक हर किसी का पोटेंशियल होता है, हमारा आपका पोटेंशियल है, बच्चे का एक पोटेंशियल होता है, बड़े बुजुर्ग का एक पोटेंशियल है। उसी तरह से पर्यावरण का भी पोटेंशियल है कि उतना जो कचरा है वो अपने आप में समा सकता है, उतना ही रिसोर्सेज आपको वो दे सकता है, उतना ही O2 CO2 जो है प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उससे ज्यादा, जैसे आज के दिनों में क्या है, हम उससे ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, दोहन जो होता है, जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, आपका उसका जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी कह लीजिए, या कैपेसिटी जो है वो उससे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। आज हम देखते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो कहते हैं हम, वो उसी का कारण है। इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ दिया गया रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जो हम मान लीजिए कुछ खनिज जो है, संपदा जो है वहां से, या फिर पेड़ हो गए, जंगल हो गए, या फिर वहां से जमीन का एग्रीकल्चर जो कहते हैं, जमीन को यूज कर रहे हैं, मिट्टी को यूज कर रहे हैं, वो जो है उसका जो रेट ऑफ रीजनरेशन है, उसकी जो इन्वायरमेंट में अगर आप किसी चीज को छोड़ दे तो अपने आप जो है वो धीरे धीरे बन जाता है। इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया पर्यावरण कि वो अपने आप ही धीरे धीरे वो बना लेती है, उसको ठीक कर लेती है। उसका जो गति है, उस गति से अगर हम ज्यादा गति से अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो जो है आपका कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब यही है। तो अगर हम कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि उतने लिमिट में ही हमें उसको यूज करना है। दूसरा जो है, जो वेस्ट हम जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो निकाल रहे हैं, वो सारी चीजें जो है उसका जो जितने वो मिला सकता है इन्वायरमेंट अपने आप में, उसको जो इन्वायरमेंट अच्छे से मिला सकता है, जिस कोई पॉल्यूशन नहीं हो,
तो उसके अंदर अगर वो है, उस कैपेसिटी के अंदर है, उसके क्षमता के अंदर में है, तब वो ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, वो बाहर निकल के पॉल्यूशन पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को, जिससे हमें काफी बीमारियां होती है, जिसको हम फिर डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। ये मतलब कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अगर है तब ठीक है, तब वो चार्ज जो हमने उसके काम देखे, फंक्शन देखे, वो आसानी से कर सकता है और करता रहेगा। तो क्योंकि हम कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस है अभी के सिचुएशन में। इसका मेन जो कारण आपका राइजिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर आप आज के दिनों में देखें, 10 साल 100 सालों में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अगर देखें आप, तो काफी तेजी से बढ़ा है। और हमारा जो रहन सहन है, वो कि हम खाने पीने का जो है रहन सहन जो है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जो है कि है ना, काफी जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहा, हम कह सकते हैं जो पर्यावरण के विरुद्ध जाता है एक तरह से। और जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, आप फैक्ट्रियां देखें, आप उद्योग देखें, तो वो जो है काफी कचरा निकालती है वहां पे, जो सामान प्रोड्यूस करती है, जो वो है ना काफी वेस्ट होता है वहां पर। तो ये सारा जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल क्राइसिस के का कारण है एक तरह से। इन्वायरमेंट पर जो है वो काफी दबाव डालती है, और उसका जो कैरिंग कैपेसिटी हमने देखा, जो कैपेसिटी है उसको वो काफी नुकसान हो जाती है, उससे ज्यादा वो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। मैनी रिसोर्सेज बिकम, इसका कारण, इसका जो परिणाम है वो भी हम देख रहे हैं आज। कुछ बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, चाहे आप है ना जीव जंतु को देख लीजिए आप, है ना। और उसके बाद जो है ये जैसे ग्लेशियर्स है, जैसे कि आपका ग्लेशियर जो टूट गया है, काफी कम हो गया है। वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं, जो कचरा जनरेट कर रहे हैं, वो उसके बियॉन्ड है, उसका जो मिलाने की क्षमता है उससे भी ज्यादा है, जिस कारण से हम देखते हैं पॉल्यूशन जो है काफी है वहां पर। डिग्रेडेशन जो है उसको जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो इसी का वो कारण है कि हम जो कचरा निकाल रहे हैं, वो उसके मिलाने की क्षमता जो है उससे वो ज्यादा है काफी। और हम जो देख अपने सामने हम देखते हैं काफी कि बहुत सारे जो पॉल्यूशन है आपका, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नदियों में पानी में गंदगी हो, बहुत सारी नदियां जो सूख गई हैं। अगर आप देखें, अब शहर से बाहर निकलेंगे, आप गांव में तरफ जाएंगे, नदियों की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे गर्मी के समय में काफी नदियां आपको सूखी हुई मिलेगी, जो ना उसके, लेकिन बारिश के समय में थोड़ी थोड़ी पानी आता है उसमें, अदरवाइज वो सालों भर वो जो सूखी रहती है। तो ये सारी जो है चीजें, ये इसका कारण यही है कि हम जो उसके जो कैपेसिटी है, उससे हम उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, और गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स है ग्लोबल वार्मिंग, ये आप काफी सुनते हैं, हम लोग है ना अपने न्यूज में भी देखते हैं, आप है ना काफी चर्चा में रहता है हमेशा। ये बेसिकली क्या है कि जो एक इन्वायरमेंट का, जो हमारे धरती का एक तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर कह सकते हैं हम, वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो ज्यादा नहीं, टेम्परेचर कहें एवरेज टेम्परेचर धरती का, तो वैसा नहीं है कि वो किसी एरिया का, मतलब भारत का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ ना यूएसए का बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि पूरे अर्थ का एक एवरेज जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी जो है तकरीबन 1 से 1.5% के बीच में ये इंक्रीज कर चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में जो था उससे। तो ये जो काफी खतरनाक है, क्योंकि ये अभी देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत कम है, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, लेकिन अगर आप देखें ग्लोब में, पूरे विश्व का देखें अगर आप, तो काफी ज्यादा इंक्रीज है। इससे क्या है, तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस जो साइंटिफिक अगर आप पढ़ें, तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है तो लोगों के लिए जीना मुश्किल है वहां पर, और काफी है ना जो प्रलय आ जाएगा, मतलब एक तरह से बहुत सारी इशू प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सारी नदियां सूख जाएगी, बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमपात है, वो सारे है ना खत्म हो जाएंगे, पानी नदियों समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, बहुत सारे जमीन जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तो ये सारी उसका परिणाम होगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग, इसे ही कहते हैं हम, कि जो टेम्परेचर है, तापमान है जो भारत, ये विश्व का, अर्थ का हमारा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर। इसका कारण क्या है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या है, ये बेसिकली होता है क्या, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, हमारा ये अर्थ है, आपका अर्थ हो गया, ये एटमोस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जीएचजी अगर हम ले यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसेज जो है यहाँ पे अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जाके रह जाते हैं, और ये जो यहाँ से जो ये पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है, हीट रेज जो निकलता है, इसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उसको ऊपर नहीं जाती, यहीं पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा तापमान है, यहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज का परिणाम है।
तो बहुत सारे जो, और इसलिए ये मुश्किल है क्योंकि ये ज्यादातर जो है हमारे कारण ही ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े हैं और ग्लोबल वार्मिंग आया है। इससे जरूरी है कि हम देश ही सारे देश मिलकर इस चीज को, सारे लोग मिलकर इस चीज को रोकें। तो मैन मेड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, ग्रीन हाउस गैस। और बाकी बहुत सारे और ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे मीथेन हो गया आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हैं। ये कैसे होता है भाई, हम लोग कैसे कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं, पेट्रोलियम हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा बर्न करके उससे CO2 निकलता है। तो वो जो है काफी, क्योंकि आज देखते हैं हम गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, बहुत सारे यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा गैस निकलता है। तो ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज बनाते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आप एक पेड़ को देखें, अगर आप पेड़ को देखें आप तो, सॉरी, ये जो अगर आप पेड़ को देखें, ट्री है अगर, तो ये ट्री क्या है, यहाँ पे ये CO2 लेता है, फोटोसिंथेसिस अगर आप देखें, और O2 देता है। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ा होगा साइंस में। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है, CO2 लेती है पौधे, और O2 छोड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, पौधे ज्यादा होंगे तो CO2 जो है वो बहुत सारा CO2 जो एब्जॉर्ब हो जाएगा पौधों में। तो ये जो CO2 से क्या होगा, ओवरऑल CO2 जो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे ना, कि पेड़ों की कटाई करेंगे, जंगल को काटेंगे, तो उससे क्या पेड़ कम हो जाएंगे, तो ये CO2 जो पहले यूज हो जाता हमारा, जो कि प्लांट उसको ले लेते हैं अपने अंदर, वो अभी है हवा में, वो तैरेगा, हवा में रहेगा, उससे जो है वो ग्रीन हाउस गैस बनेगा, और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग में और वो हिस्सेदार होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत कारण जो है, मेन कारण, और भी बहुत सारे कारण है। CH4 जैसे मैंने कहा, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है आपका। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट अगर हम देखें लंबे समय में, जो भी हम देखने लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी दिख रही हैं और बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। जैसे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस जो है ना, आप आर्कटिक या अंटार्कटिका में देखें अगर, पूरा बर्फ से जमा हुआ, लेकिन धीरे धीरे तो क्या है, वहां पे जो बर्फ है वो पिघल रही है। क्यों भाई, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आपका जो मान लीजिए आप बर्फ जमाते हैं फ्रीजर में, तो बाहर निकालोगे आप तो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा, क्योंकि बाहर में टेम्परेचर जो ज्यादा है। उसी तरह जो वहां पे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है मेल्ट हो रहा है, आइस आइस मेल्ट हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र में जो पानी का लेवल जो बढ़ रहा है समुद्र में, और इससे जो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा वो बेसिकली जो आइलैंड है उसके यहाँ यहाँ जो है पानी आपका जो है, ये पानी बढ़ेगा, तो ये जो है आपका समुद्र का ये जो आइलैंड का पार्ट है, जमीन जो है वो पानी में चला जाएगा। तो ये कोस्टल फ्लडिंग हो गया। ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो कि हम लेते हैं, वो चीज, क्योंकि जो समुद्र का पानी वो अंदर घुस जाएगा अगर, तो खारा पानी हम यूज नहीं कर सकेंगे, तो ड्रिंकिंग वाटर जो वो कम हो जाएगा आपका। या टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो नदियां सूख रही हैं उसके कारण भी पीने का पानी कम हो जाएगा आपका। एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, हम देख रहे हैं अभी आदमी, बहुत सारे जो है जानवर है वो धीरे विलुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है आपका, हरिकेन्स है आपका, जो थंडर है आपका, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गए, वो जल्दी आते हैं। पहले वो बहुत सालों में आते थे, तो बहुत आप सालों में देखते हो, दो दो तीन तीन आते हैं। उससे क्या है, बहुत सारा हमें डिस्ट्रक्शन भी होता है। आप देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं उनका घर टूट गया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस, ट्रॉपिकल डिजीजेस कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, इसके बीच में जो एक टेम्परेचर है, इसमें कुछ डिजीज जो है, कुछ बीमारियां जो है पनपती है, जैसे कि मलेरिया आपका, ये सब चीजें जो है ये इसके बाहर जनरली नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी वो तापमान, ये जो तापमान यहाँ यहाँ पे पहले कम तापमान था, वो तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए जो बीमारियां हैं वो यहाँ पे भी ज्यादा हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी, इस एरिया में भी बीमारियां ज्यादा हो रही है। तो ये कारण, ये भी इसका एक रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। इसका कारण भी हम देख लेते हैं। कारण बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम बर्न करते हैं, जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन, जो जमीन पे जो ओजोन है लोअर लेवल ट्रोपोस्फेयर में, वो ग्रीन हाउस गैस है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आप याद रखिएगा। डिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने कहा, मीथेन गैस जो है वो एनिमल वेस्ट से रिलीज होता है, जो लाइव स्टॉक जो है, कैटल जो है, गाय भैंस जो हम पालते हैं उसके जो वेस्ट निकलता है, उससे ग्रीन ये मीथेन निकलता है काफी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये सारे कारण हैं और इसका रिजल्ट है। तो हम फिर से इन्वायरमेंट पे आते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है आपका, कि जो उसका हेल्थ कॉस्ट है और डिग्रेडेड इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ये भी काफी ज्यादा है आपका कहें तो। हेल्थ कॉस्ट कैसे भाई है,
क्योंकि एयर और वाटर क्वालिटी खराब हो रहा है, पोल्यूशन जो हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, इससे क्या हम देखते हैं जब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप इंडिया में ही देखें, बहुत सारे जिलों में या फिर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे हो गया, वहां पर पॉल्यूशन के कारण भी लोग काफी है ना, चेस्ट पेन होता है, आपका रिस्पिरेटरी डिजीजेस है, पानी ठीक नहीं तो पानी का बीमारी आपका। तो इससे क्या है, लोगों को फिर ज्यादा जो बीमारी पे खर्चा करना पड़ता है, हेल्थ में खर्चा ज्यादा होगा। ये सारे जो है ये जो है एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। और साथ ही साथ जो ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन है, इसके कारण हर देश को अपना जो है बहुत सारा रिसोर्स है, जो पैसा हो या मैन पावर हो, वो इसमें लगाना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे इसको, सही टेक्नोलॉजी में आपको लगाना पड़ रहा है भाई, उसमें आपको कैसे उसको रोक के दूसरी चीजों पे हम लगाए पैसा। तो ये सारी चीजों पे पैसा लगाना पड़ रहा है, जिससे कि ये जो पैसा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो ये पैसा सरकार जो है कहीं अच्छे जगह पे, मान लीजिए सोशल सेक्टर में लगा देती, किसी के पढ़ाई में लगा देती, एक हॉस्पिटल बनाने में लगा सकती थी, लेकिन वो अभी नहीं कर सकती है। तो अगर देखें हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज हाई। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ये देख रहे हैं, ये निगेटिव, ये जो है काफी ज्यादा है निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का। तो अगर ये कैसे हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हम देखें, काफी जो बेसिकली इसका बढ़ना हुआ है, टेम्परेचर का बढ़ना हुआ है, और जो ग्लोबल वार्मिंग ये जो देख रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके बाद का ही जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका परिणाम है, जो अनप्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कह सकते हैं। आगे हम आते हैं, ओजोन डिप्लेशन जो है आपका, ओजोन डिप्लेशन जो है, ओजोन लेयर जिसमें मैंने कहा ट्रोपोस्फेयर जो नीचे हमारी जमीन पर है, वो ट्रोपोस्फेयर में, वो जो है ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये चीज काफी हेल्पफुल होती है, ये काफी है ना यूजफुल है। ये क्या करती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन का, O3 का, तो ये क्या करती है, यहाँ से सन से जो यूवी रेज आता है, यूवी रेज इसको रोकती है यहाँ पर, और ये वापस मतलब कि ऑब्जॉर्व कर लेती है, एक तरह से आप कह सकते हैं एब्जॉर्व करती है, ये यहाँ पे इसके नीचे नहीं आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बाद में ना, जो हमने ये जो कुछ कंपाउंड्स है, कुछ केमिकल्स है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरीन का कंपाउंड हो गया, ब्रोमीन का कंपाउंड हो गया, ये क्या होता है, ये यहाँ पे रिएक्शन करती है, ये यहाँ जाती है, क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन, ये जो है यहाँ पे ओजोन से रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन करती है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं, रिएक्शन का फॉर्मूला भी है। तो ये रिएक्शन करती है, और ये क्या है, ओजोन जो यहाँ से हट जाता है, ओजोन की जो ओजोन जो लेयर है यहाँ पर खाली हो जाता है, तो ये यूवी रे जो सीधा जो है हमारे यहाँ आ जाती है, जमीन पे आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन से आती है, इससे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्किन कैंसर हो सकता है, जो समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे छोटे मछलियां हैं, उनको है ना वो खत्म कर सकती है। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, जो ना हम देखते हैं, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, उसको भी नुकसान पहुंचाती है, उसका ग्रोथ जो है कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारा जो निगेटिव इम्पैक्ट है आपका अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ यूवी रेज, ये सारा निगेटिव इम्पैक्ट है। इसीलिए ओजोन लेयर जो है बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर। तो इसीलिए जो है बहुत सारे देश मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया था कि भाई ये सब जो कंपाउंड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, ये कहाँ यूज होता है, बेसिकली आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट जो है, जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, उसमें जो कूलिंग जो के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो यही था पहले, अभी तो काफी ये हट चुका है। तो ये सारे केमिकल वहाँ यूज होते थे। तो इसको अब सब देशों ने मिलकर ये प्रोटोकॉल साइन किया भाई कि नहीं, हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम बंद करेंगे यूज करना, और वैसे सारे सामान को जो कि ओजोन को इफेक्ट कर रहा है निगेटिवली। तो ये ओजोन डिप्लेशन हो गया। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या था, शुरू में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले अगर हम देखें, तो जो जैसे मैंने कहा कैरिंग कैपेसिटी के अंदर था हम, जो कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट का जो हमने पढ़ा, कैरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर हम उसको यूज कर रहे थे पर्यावरण को। बाद में लेकिन क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण और जो लोगों की जो जरूरतें थी वो काफी बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा हो रहा था। तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन। तो जो कैरिंग कैपेसिटी था उससे हम ज्यादा यूज कर रहे थे एनवायरमेंट को, जिसके कारण जो है ये निगेटिव जो इफेक्ट हो रहा है, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड आप समझ सकते हैं, जो हम सब डिमांड कर रहे हैं सामान का, वो जो है जो पर्यावरण हमें दे सकता है उससे ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये जैसे एक दामोदर वैली है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी इंडस्ट्री, ये धुआं निकल रहा है आपका,
यहाँ पे इंडस्ट्रीज है आपका, ये सब इंडस्ट्रीज है। ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली जो एरिया है, ये एक इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। कितना यहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट। तो इंडिया का एनवायरमेंट कैसा है उसको हम देखते हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज है इंडिया में, हम जानते हैं, जैसे कि मिट्टी यहाँ पे काफी उपजाऊ है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी जो सालों भर बहती हैं, जैसे गंगा हो गई, बड़ी नदियां मंदस है, आपका ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारे जंगल है यहाँ पर, बहुत सारी खनिज संपदा है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखें तो ये काफी इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो थ्रेट है इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर में, तो दो मेजर कारण है कि पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पॉवर्टी के कारण भी जो सरकार या जो भी कुछ करना चाहती है, कोई जंगल हटाकर उसको अब खेती बाड़ी करने दे, या फिर जो वहां पे लोगों के लिए घर बनाना या जो भी चीज है, तो ये इसके कारण भी एक तो हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, पॉवर्टी काफी है। दूसरा है आपका एफ्लुएंट जो लोग हैं, मतलब कि एफ्लुएंस जो है, उसके कारण भी जो पॉल्यूशन है, आप गाड़ी का देख लीजिए, शहरों में आप देखें बड़े बड़े मकान है, एसी जो है यूज हो रहा है, जो जितना ज्यादा उससे पॉल्यूशन हो रहा है आपका, गर्मी बढ़ रही है। तो ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका है, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है इंडिया के इन्वायरमेंट को, जो चैलेंजेस जो है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जब जो ज्यादा प्रायोरिटी इश्यूज हैं, जो जो देखने लायक है इंडिया के केस में, लैंड डिग्रेडेशन है, तो जमीन जो है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, मिट्टियां खराब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑब्वियसली बात, बहुत सारे जो पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जानवर विलुप्त हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन जो हम देखते हैं ज्यादातर शहरों में, बेसिकली जो ज्यादातर गाड़ियों के कारण जो है आपका, फ्रेश वाटर जो है, अच्छा पानी जो है, सफेद साफ पानी जो है आपका, समुद्र, ये सॉरी, जो लेक्स हैं बहुत सारे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये काफी इंडिया के पास चैलेंज है कि कैसे भी इसको मैनेज किया जाए, इतना सारा सॉलिड वेस्ट जो होता है, पॉपुलेशन जितना है, उसको कैसे हम धीरे उसको सही से प्रोसेस करके रखें, प्रोसेस करें उसको, ताकि वो जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। अभी क्या होता है, बहुत सारा जो वेस्ट है वो डायरेक्टली हम नदियों में डाल देते हैं, जिसके कारण नदियां जो है वो खराब होती है, उसका पॉल्यूट होता है, पानी जो उसका गंदा होता है। तो इस सारी चीजें जो है प्रायोरिटी एरिया है, जिसको देखने की जरूरत है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो नेक्स्ट बॉक्स जो है इसको देख लेते हैं, ये जो चिपको और पीको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, और पीको मूवमेंट भी वैसा ही था, बस ये अलग दूसरे रीजन में था। ये कर्नाटका में हुआ था 1983 में, जो सलकनी फॉरेस्ट है सिरसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये पीको मूवमेंट चलाया गया था। इसमें भी वही कारण वही थे कि वही है ना, जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो कमर्शियल जो लोग हैं, इंडस्ट्री जो थी, वो जो क्या करते थे, वो है ना पेड़ों को बिना बहुत ज्यादा नंबर में, जो वहाँ का जंगल था, ये जो जंगल हमने देखा सलकनिया फॉरेस्ट, इसको काट रहे थे, क्योंकि उन्हें भाई वो जंगल चाहिए, तो जमीन चाहिए, ऊपर से वो जो पेड़ है वो चाहिए। तो इसके कारण जो लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, और ये ऐसा आप देख सकते हैं पेड़ों से चिपक गए कि भाई हम नहीं काटने देंगे, हमें आपको काटना पड़ेगा साथ में। तो इसके कारण जो प्रोटेस्ट हुआ, इसे एपिको मूवमेंट कहा गया। और इसके कारण बहुत वहां पे फिर गवर्नमेंट ने सबको समझाया कि भाई नहीं, जितनी जरूरत होगी पेड़ उतना ही काटा जाएगा, जो जो इन्वायरमेंट को क्या ख्याल रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें पीको मूवमेंट में हुआ। चिपको मूवमेंट में से ऐसा ही था, उत्तराखंड में वो ये हुआ था। तो हम आते हैं आगे, जो फैक्टर जैसे हमने देखा, जो इंडिया के चैलेंज है उसमें जो लैंड डिग्रेडेशन है, उसका कुछ जो कारण है आपका, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो जो डिफॉरेस्टेशन, हम जो पेड़ जंगल काट रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, वहाँ की मिट्टी जो है खाली हो गई है। तो यहाँ पे अब जमीन जो है, अगर बारिश होगा, बारिश से वो सॉइल वहाँ का चला जाएगा, आपका पानी जो है, मान लीजिए हिल एरिया आपका है, तो ये पानी के कारण यहाँ पे जो है मिट्टी निकल जाएगी, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, जो हमने देखा जंगल के कटाई के कारण। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, बेसिकली ये झूम भी कहते हैं इसपे, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसको कहा, किसान जो करते हैं, वहां के लोग, ट्राइब्स जो उसको झूम कल्टीवेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एरिया में आज वो खेती कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसके बाद साल भर बाद, जब उसकी साल 2 साल बाद जब उसका ना जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, यहाँ छोड़कर एक जो फॉरेस्टेड एरिया है, एक जो जंगल है मान लीजिए, इसको काट देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, बर्न करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, जंगल के पेड़ हट जाते हैं, वहां का जो जमीन साफ हो जाती है, फिर वहां जाके वो खेती करते हैं। तो उसके बाद 2-3 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पे रिटर्न होते हैं कि भाई यहाँ पे उतने उतने सालों में यहाँ पे खेत जो जमीन है उपजाऊ हो जाएगा। तो लेकिन पहले ये ठीक था, लेकिन अभी क्या है कि वो जो
रिटर्न ये जो पीरियड है कि भाई 5 साल 6 साल बाद आना है, अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो साल भर बाद ही, 1 साल बाद ही, 6 महीने बाद ही उन्हें ये वापस आना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ यहाँ भी फर्टिलिटी उतनी नहीं हुई है। और चूंकि यहाँ पे जो जंगल कट गया है, तो यहाँ पे भी सॉइल इरोजन का खतरा है, सॉइल इरोजन हो जाएगा आपका। साथ ही साथ जो, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया पे जो है आपका, अगर यहाँ पे जंगल आप काट दोगे, तो ये पानी के बहाव के कारण यहाँ पे जो है आपका ना जमीन जो है खराब हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा। जो आपको कहते हैं, जो मिट्टी है वो खर के सड़क पे आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, जो जमीन काट के, कोई जंगल काट के वहां पे ना घर बसा रहे हैं, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो गलत है। फॉरेस्ट फायर जो होता है, आप देखते हैं बहुत जगह जंगल में आग लग जाती है, अपना गर्मियों में सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है। नॉन एडॉप्शन ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर, तो सॉइल कंजर्व, अगर हम कंजर्वेशन मेजर नहीं करेंगे सही से, उसको है ना कंजर्व नहीं करेंगे मिट्टी को, तो वो क्या, धीरे धीरे वो मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी जो है खत्म हो जाएगी। तो ये आज जो फार्मिंग हो रही है, खेती होती है, वो साइंटिफिक नहीं है बहुत जगह। इन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ये भी इन साइंटिफिक फार्मिंग का कारण है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जो फर्टिलाइजर, जो सॉरी ना, जो पेस्टिसाइड लोग यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं आज के देखे किसानों में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है, वहाँ का जो पानी है जमीन के अंदर में, ग्राउंड वाटर जो कहते हैं, वो पॉल्यूट हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। इनप्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, तो ये भी जो आपका एक है ना काफी कारण है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ज्यादातर आप देखेंगे तो ना खेती बाड़ी में या कहीं पे भी बहुत सारे जो ग्राउंड वाटर आप ट्यूबवेल लगा करके तो बहुत सारा पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, पंजाब हरियाणा देखें ज्यादातर। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पानी है, पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी पॉल्यूशन हो गया, उससे बहुत सारा केमिकल मिल गया है, जिसके कारण वो पीने लायक भी नहीं रहा है, खेती करने लायक भी नहीं रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, जिसे देखने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, ऐसे पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट पीपुल, तो इसके कारण वो रिसोर्स यूज करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन होता है वहां पर। तो और लाइव स्टॉक जैसे में का मीथेन आपका हो गया, वहां से पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण है भारत देश में। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट बॉक्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके बारे में सुनते होंगे, एक सरकारी संस्था है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये 1974 में बनाया गया था इसको, बेसिकली इसीलिए ये है ना, जो पॉल्यूशन था, एयर और वाटर पॉल्यूशन, वाटर एयर पॉल्यूशन, इसको ध्यान में रखते हुए, जो बढ़ रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संस्था की अपना स्थापना की थी। और हर स्टेट में भी अपना इसमें स्टेट लेवल बोर्ड है, जिसे हम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, एसपीसीबी। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये इसका काम एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये जो है डेटा कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट भी करता है भाई कहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, किसी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, कोई उद्योग जो है जितना उसको लिमिट है, उसके बाद वो कचरा मान लीजिए ऐसे बहा रही है, तो उस पर देखती है, और लोगों को अवेयर भी करती है एक तरह से। सीवेज जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसका स्टैंडर्ड बनाती है। इंस्पेक्ट करना इंडस्ट्रीज का, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना, डेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जो अगर कुछ प्लान करेगी, कुछ पॉलिसी बनाएगी, तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए भाई, कि कैसे क्या है वहां पे स्थिति, 10 सालों में, 5 सालों में कैसी रही है, तभी आप उसको पॉलिसी बना सकते हैं आगे के 10 साल 5 साल के लिए। तो ये सारा काम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। इंडिया में देखें तो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन आप देखते हैं बहुत सारे शहरों में, स्पेशली दिल्ली और बाकी हम देखें आप, तो वहाँ पे पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है, स्पेशली बहुत सारी इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट है, ये भी काफी पॉल्यूशन करते हैं। एयर पॉल्यूशन का ये एक कारण है। अनप्लान अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन जो प्लान नहीं है, काफी बहुत कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे जो इंडस्ट्री जो होना चाहिए, मान लीजिए आउटर स्कर्ट्स में होना चाहिए आपको, या फिर जैसे जो प्लानिंग होनी चाहिए एक तरह से, वो प्लानिंग सही नहीं है। जो लोग है काफी ज्यादा है, जो एक शहर का जो कैपेसिटी होता है भाई कितने लोगों को रख सकते हैं, कितने लोगों के लिए घर है, अच्छे से रह सकते हैं, वैसा नहीं है। बहुत सारे गांव से जो लोग है शहर मूव करते हैं, तो उन्हें क्या है भाई स्लम में रहना पड़ता है एक तरह से, वहां पे अपने साफ पीने का पानी है, गंदगी रहती है वहां पर, तो वो सारी चीजें हैं जो अनप्लान अर्बनाइजेशन बताता है। पॉल्यूशन हो गया, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण को जो हानि पहुंचाती है। तो बहुत सारे जो मेथड, बहुत सारे सरकार ने स्टेप भी लिया है जो कि, लेकिन अभी तक उतना
उसका रिजल्ट हमें नहीं दिखा है, उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा है, उसका इफेक्ट नहीं रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आगे मुझको तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, जैसे हमने देखा इन्वायरमेंट इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर हम इन्वायरमेंट को सही से नहीं रखेंगे तो इकोनॉमी भी जो है उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया ऐसा डेवलपमेंट दैट विल, वैसा डेवलपमेंट सॉरी, जो कि फ्यूचर जनरेशन को भी उतना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आज हम यूज कर रहे हैं या फिर जो जरूरत है उनको आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो हम उसको दे पाए। ऐसा नहीं कि सारा जो पर्यावरण को हम दो ले ताकि आगे वाली समाज को, आगे वाले लोगों को, आने वाले जनरेशन को कुछ ना मिले, उन्हें सिर्फ पॉल्यूशन मिले, उन्हें सिर्फ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिले, क्राइसिस मिले, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला है कि भाई हमें उतना ही इन्वायरमेंट को यूज करना है, उस तरह से यूज करना है ताकि आगे के जनरेशन जो आ रही हैं, जो आएंगी, उन्हें भी पर्यावरण सही तरह से मिले, उन्हें भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए वो उन्हें मिले। ऐसा नहीं कि सारा पानी हमने यूज कर लिया, पानी को हमने पॉल्यूट कर दिया, गंदा कर दिया, तो आने वाली जनरेशन जो है वो क्या पानी पिएगी। उन्हें तो पैसा देके फिर पानी पीना पड़ेगा, मान लीजिए साफ पानी नहीं मिलेगा, उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, साफ हवा नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट इट्स नीड्स। तो हमारा भी होना चाहिए और आगे के जनरेशन के लिए भी हमें सोचना है। मतलब कि इसका यही मतलब है कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसको उसके कैपेसिटी के हिसाब से उसके यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। ये आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी एक बुक है जिसमें इसको डिफाइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म को, क्या होता है भाई, सॉरी यहाँ पे देखिए, basically aims at decreasing the absolute poverty of the poor by providing lasting and secure livelihood that minimizes the resource depletion, environmental degradation। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एक्सपेक्ट ये भी है कि भाई हमें कैसे जो हर लास्ट तबके को, हर छोटे छोटे तबके को भी अच्छी जिंदगी देनी है कि ताकि उसका जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो सके, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हो, वो भी नहीं हो। दैट मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल, उनके सभी का जो जरूरत है वो मिल सके, ऐसा ये इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का ये भी एक सेंस है, हम कह सकते हैं। ब्रंटलैंड कमीशन ये बनाई गई थी जिसने ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे डिस्कशन किया, इसका रिपोर्ट आया। फॉलोइंग नीड्स टू बी डन लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसके लिए क्या, ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी कुछ कहा था कि भाई हमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करना है जहां तक कि इन्वायरमेंट उसको समझ सके, इन्वायरमेंट उसको अच्छे से सर्व कर सके, उसको सारा कुछ दे सके, पर्यावरण उसको सारा कुछ दे सके जितनी जरूरत है, तो उतना ही हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे देश जो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी किया है उन्होंने। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होना चाहिए शुड बी इनपुट इफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। तो इनपुट जो हम ले रहे हैं, इनपुट क्या है भाई, हम बहुत सारे पर्यावरण से ही तो इनपुट हम ले रहे हैं उसको, तो इनपुट जो है वो उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, उसको कम से कम यूज करके जो सामान बनाना है वो बना सके। इनपुट में आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, बहुत सारा पानी यूज कर रही है, तो उसको ऐसे बनाना है कि मैं पानी कम से कम यूज करे, या फिर जो गंदा पानी है उसको भी वो यूज करके वो सामान बना सके, सही सामान बना सके। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी। आज बहुत सारे आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज में कि वो क्या वेस्ट जो उनका जब गंदा पानी निकलता है उसी को अंदर अंदर में प्रोसेस करते हैं, उसको साफ करते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। ये हो गया कि आपने भाई जो इन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने उस गंदे पानी को फिर से यूज करके आप यूज कर रहे हैं, साफ करके आप यूज कर रहे हैं। तो वो वैसी टेक्नोलॉजी हमें बनानी है, वैसी टेक्नोलॉजी हमें करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको भी हमें सस्टेनेबल बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं रिन्यूएबल है तो उसको बेतहासा यूज करें, ऐसा नहीं, उसको भी हम एक सही तरह से यूज करें। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको है ना हमें जो उसका क्रिएशन का रेट है, मतलब 500-400 साल जो लगते हैं, इसलिए हमें उसको कम से कम उस हिसाब से यूज करना है ताकि वो बना रहे प्रकृति में। ऐसा नहीं हो कि वो आज हम सब खत्म कर दे, आगे वाली जनरेशन के पास ना कोल रहे ना पेट्रोलियम रहे, वो है ना जो पानी बिजली से ही चलाना मुश्किल हो उसको। इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। तो पॉल्यूशन जो बहुत आज के दिन में एयर पॉल्यूशन अगर आप देखें, वाटर पॉल्यूशन देखें, तो इसको हमें सही करना है कि भाई व्हीकल में जैसे हमने क्या किया, सीएनजी यूज करना शुरू किया, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करना शुरू किया, पुरानी गाड़ियां हमें नहीं यूज करनी है भाई, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी। तो ये सारा जो है स्टेप लिया गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। स्ट्रेटेजीज क्या हम देखते हैं लास्ट में, अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए।
यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हम काफी इंडिया में भी यूज हो रहा है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो है काफी पोल्यूशन करता है भाई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक सॉरी पावर करता है, तो विंड पावर पे हम जा रहे हैं। सोलर पावर हम देखते हैं इंडिया में काफी बड़ा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका इंडिया ने बनाया है, तो ये सारा क्या है, हम इस तरफ जा रहे हैं। एलपीजी गोबर गैस को यूज करना रूरल एरिया में, रूरल एरिया में भी क्या होता है भाई कि वो क्या करते हैं, जो लकड़ी है उसको काट के यूज करते हैं, या फिर जो केरोसिन है उसको यूज करते हैं, जिसके कारण जो पॉल्यूशन काफी होता है, जिससे बीमारियां होती है, वहां पर खाने वाने में यूज करते हैं उसको। तो जरूरत है कि सब्सिडाइज, गवर्नमेंट जो किया सब्सिडाइज एलपीजी दे रही है बहुत सारे लोगों को, उज्ज्वला योजना जो है आपका, तो ये एक स्टेप है कि भाई उससे क्या होगा कि हाउस होल्ड पॉल्यूशन रुकेगा, और जो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है कि फ्यूल वूल काफी आप काट के लेके आ रहे हैं, उसका यूज नहीं होता है उतना, तो उसको वो भी हम रोक रहे हैं इससे। नेक्स्ट आपका सीएनजी, जैसे मैंने कहा सीएनजी रन रही है बहुत सारी गाड़ियां दिल्ली में, अगर आप देखें तो सारे जो गाड़ी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सारे सीएनजी पे चलते हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट व्हीकल वो भी सीएनजी पे चलते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। विंड पावर को यूज करना, विंड मिल्स हमने काफी जगह लगाए हैं समुद्र के किनारे में, जहाँ पहाड़ों पे जहाँ पे हवा अच्छी है, तो वो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इससे, और हमें जो सुचारू रूप से बिजली भी मिल रही है सही तरीके से। सोलर पावर, जैसे मैंने कहा सोलर पावर जो है इसको यूज करना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज आप देखते हैं बहुत सारे घरों में जो सोलर पावर जो लगाया हुआ है, यहाँ पे फोटो भी होगा आपका, फोटो है नीचे में देखेंगे हम, एक सेकेंड, ये तो गोबर गैस का फोटो है। तो आप उधर देखते हैं सोलर पावर जो है हम एक ना बैटरी से चार्ज होता है, हो जाता है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है सोलर पावर से, उसको फिर हम लाइटिंग के लिए यूज कर देते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफिसेज में ये यूज हो रहा है आजकल, जो कि जीरो एनर्जी, हम कहते हैं जीरो एनर्जी कंजम्पशन। बहुत सारे बिजली बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज जो है वो सोलर पावर पे चल रहे हैं। रिमोट एरिया में काफी यूजफुल है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं आती, बिजली पहुंचना मुश्किल है, तो वहाँ पे ये काफी यूज किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मैंने कहा कि भारत सरकार ने इसमें काफी का योगदान इसमें बनाया है, कि काफी कैसे जो है सोलर पावर जो है बहुत आगे दूसरे देश भी जो है इसको यूज करें। मिनी हाइडल प्लांट क्या होता है, छोटे प्लांट जो होते हैं, छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स, जो कि स्मॉल टर्बाइंस में लगाता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये ज्यादातर जो है जमीन और नदियों का बहाव को रोकते नहीं है उस तरह से, और वहाँ के लोकल जो एरिया है वहाँ का डिमांड जितना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको ये अपना उतना डिमांड जो उसको फुलफिल कर सकते हैं, कम बिजली उग जाते हैं, लेकिन उस एरिया के लिए वो काफी होता है। तो ये है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें यूज करना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि हमने हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो मेडिसिनल प्रॉपर जो प्लांट्स हैं उसको यूज करके हम कैसे, आयुर्वेदा को यूज करके हम कैसे है ना ट्रीटमेंट करें, ताकि जो मेडिसिन बनाने के लिए जो आपका इंडस्ट्री है, फैक्ट्री जो है, उसको कम किया जा सके, केमिकल जो यूज हो रहा है वो कम किया जा सके। ओके, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हम देखते हैं, या फिर जो भी है इसमें क्या है आपका वो इन्वायरमेंटल जो है वो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जो बाकी जो चीजें बनती है वो उतने एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती, इसीलिए आज हम देखेंगे हर्बल चीजें काफी बाजार में बिकती है। ये क्या फायदा है इसका, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट से हमने पेड़ पत्ता तोड़ के हमने इसको बनाया है, और जो साइड इफेक्ट इसमें कम होता है बहुत सारा। इंडस्ट्रीज इसके लिए नहीं चाहिए ज्यादा भाई, इंडस्ट्रीज कम लगेगी, तो इसलिए ये घर पे ही बना लेते हैं लोग, घर पे ही आप उसको पीस उस के आप उसको बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज आपको नहीं चाहिए, इससे क्या इंडस्ट्रीज नहीं होगी, केमिकल नहीं यूज होगा, तो काफी पॉल्यूशन रुकेगा, तो एयर का पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, तो ये सारी बेनिफिट है। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है, जो मैन्योर होता है, जो आप देखते हैं खेतों में, जो लोग आजकल क्या है फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि वहाँ की मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ के पानी को नुकसान पहुंचाता है। तो बायो कंपोस्ट जो होता है मैन्योर, ये क्या है बेसिकली, जो गाय भैंस है उनका जो वेस्ट होता है, जो गोबर हो गया, उसको हम कंपोस्ट करके अर्थवॉर्म उसको रख करके उससे मैन्योर बनाते हैं, मतलब जो कि फर्टिलाइजर की तरह ही काम करता है खेतों में। ये काफी यूज हो रहा है आजकल। बायो पेस्ट कंट्रोल, जैसे कि पेस्टिसाइड, जैसे कोई किसान जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, इससे हमने देखा है कि काफी प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो वो धान है उस सब में जो पेस्टिसाइड अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो क्या है, वो जो केमिकल उसमें मिल जाता है, और वो जो खाने में भी आप जो आएगा आपके यहाँ धान या जो भी कर करके, उसमें भी वो पेस्टिसाइड रहेगा, केमिकल रहेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो फूड प्रोडक्ट जो है कंटामिनेट हो जाते हैं, आपका पानी वहाँ का दूषित हो जाता है, मिट्टी दूषित हो जाती है। तो इसीलिए जो है मतलब यहाँ कहा गया बायो पेस्ट कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। बायो पेस्ट कंट्रोल क्या होगा, जैसे कि हम नीम का पेड़ जो है उसको, वो काफी हेल्पफुल है, उसको अगर हम पीस के यूज करें, हम खेतों में छिड़काव करें, उससे क्या है बहुत सारे पेस्ट जो है मर जाएंगे, और ये साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है।
मिक्स क्रॉपिंग यूज करना। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है भाई कि आप दूसरे दूसरे क्रॉप यूज कर रहे हैं। आज अभी आपने इस क्रॉप को लगाया, फिर 6 महीने बाद उसको काट के आपने दूसरे क्रॉप को लगाया, या एक साथ एक ही खेत में आप एक रो में एक दूसरा क्रॉप लगाए हैं, दूसरा दूसरे रो में आप दूसरा खेती आप कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो पेस्ट जो है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि एक प्लांट पौधा जो है दूसरे जो है ना कीड़े को वो काट लेता है, खा लेता है, वीड्स खत्म हो जाते हैं। तो ये फायदा है। ये भी एक तरह से बायो पेस्ट कंट्रोल है, बायोलॉजिकली ऑर्गेनिकली आपने बहुत सारे जो जानवर है, पक्षी हैं, वो भी जो है पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करते हैं, कीड़े को खा लेते हैं। जैसे कि सांप हो गया, सांप अगर खेतों में आप छोड़ दे, खेतों में पाले, तो उससे क्या है कि भाई रैट्स जो है, चूहे जो है, बाकी जो पेट्स है वो नहीं होंगे, क्योंकि जो स्नेक है, फ्रूट चेन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हम दिखेगा स्नेक जो इसको खा लेगा, तो ये कम हो जाएंगे। अगर पक्षी आप देखें जैसे कि ओल हो गया, उल्लू, पीकॉक जो हो गया, ये भी जो बहुत सारे पेस्ट वर्मिंग को खा लेता है। तो ये सब चीजें हैं, ये नए तरीके, इस चीजों को हमें यूज करने की जरूरत है ट्रेडिशनल तरह के, कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़े। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट को, चैप्टर में आप ना क्वेश्चंस में, आंसर में, कि भाई है ना क्या क्या हमें अपनाना चाहिए। भाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं सिंपल वे से। ये सिंपल वे है, तो वो सारा हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेटेजी में आप लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये था चैप्टर आपका एनवायरनमेंट को लेकर के। बाकी आप क्विजेज हैं जिसको आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।